Hello all, myself Dr. Shelja Sharma and today we are going to discuss about social psychology. आज का हमारा विषय रहेगा समाज मनोविज्ञान का परिचय। समाज मनोविज्ञान किसे कहते हैं? हम सभी मनोविज्ञान के विद्यार्थी हैं और हम ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बिहेवियर। अब जब हम बिहेवियर की बात करते हैं, बिहेवियर या व्यवहार किसे कहते हैं? यदि व्यवहार को परिभाषित किया जाए तो साधारण शब्दों में हमारे आसपास जो भी उद्दीपक उपस्थित हैं, वातावरण से हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके प्रति जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, जो प्रतिक्रिया होती है, वो हमारे व्यवहार को बनाता है, व्यवहार को निर्मित करता है। और व्यवहार जो है वो आंतरिक भी हो सकता है, बाह्य भी हो सकता है। यानी ऐसा व्यवहार भी हो सकता है जो हमें बाहर से दिखाई देता है। और जब हम बात करते हैं आंतरिक व्यवहार की, तो हम बेसिकली जो हमारी मेंटल प्रोसेसेस होती हैं, जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं, उसकी बात करते हैं। तो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान व्यवहार और जो हमारी मानसिक प्रक्रियाएं हैं, उनका अध्ययन करने वाले विज्ञान को कहा जाता है। और समाज मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। इसका जो ओरिजिन है वो साइकोलॉजी के जैसे फिलॉसफी से ही हुआ है, उस बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं कि समाज मनोविज्ञान क्या होता है, तो समाज मनोविज्ञान से हमारा तात्पर्य है अ, ऐसे विज्ञान से जो व्यक्ति का सामाजिक परिस्थितियों में व्यवहार का अध्ययन करता है। समाज मनोविज्ञान में हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति के व्यवहार पर दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे व्यक्ति की उपस्थिति उस व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और व्यवहार को किस तरीके से प्रभावित करती है। यदि हम सरल शब्दों में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि समाज मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अभी हम आगे इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि समाज मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। हम जानते हैं कि मनोविज्ञान एक नया विज्ञान है। 1879 में विलियम वुड ने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित करी थी और तभी से मनोविज्ञान को एक इंडिपेंडेंट साइंस का दर्जा मिला। और समाज मनोविज्ञान की जब हम बात करते हैं तो समाज मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान से भी नया है। यहाँ पर हम उसके हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं सिंपली आपको बताना चाहूंगी कौन कौन से ऐसे मेजर माइलस्टोन हैं या शुरुआती ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि समाज मनोविज्ञान के विकास में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। तो जहाँ तक हम समाज मनोविज्ञान के विकास की बात करते हैं, इसका भी जो शुरुआत है, जो शुरुआती प्रभाव है, वो हमें दर्शन शास्त्र से देखने में मिलता है। जबकि जो यूनानी दार्शनिक अरस्तु और प्लेटो ने अपने जो उनके थॉट्स थे, उसमें उन्होंने जो हमारे सामाजिक परिस्थिति है उसके बारे में जिक्र किया, उसके बारे में उसकी इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश करी। तो जो अरस्तु थे, अरस्तु का ये मानना था कि जो मानव है वो सामाजिक प्राणी होता है और जिसकी जो समाज में रहना हमारी एक आवश्यकता होती है और हम उसी के अनुसार अपने जीवन का पालन करते हैं। और वहीं पर जो प्लेटो थे, प्लेटो का मानना ये था कि समाज के प्रति व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। समाज व्यक्ति के बिहेवियर को गवर्न करता है। मोर और लेस दोनों ही विचारकों का ये मानना था कि व्यक्ति को समाज से पूरी तरीके से अलग नहीं किया जा सकता।
जब हम समाज मनोविज्ञान की सिस्टमैटिक स्टडी की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो सिस्टमैटिक एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुआ वो 1898 में हुआ। नॉर्मन ट्रिपलेट वे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना अध्ययन सबसे पहले प्रकाशित किया, और उनका जो अध्ययन था वो सोशल फैसिलिटेशन के जो फिनोमिना है उसको क्लियर करता है। ये अध्ययन क्या था, उन्होंने साइक्लिस्ट पर अध्ययन किया और उन्होंने ये पाया कि जब व्यक्ति ग्रुप में होता है तो उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव हो जाती है। यानी जो लोगों की प्रेजेंस में व्यक्ति अपना जो अपनी जो बेहतर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टडी जो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है वो 1913 में मैक्स रिंगलमैन की स्टडी थी। एक्चुअली रिंगलमैन काम तो पहले से कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से उनकी ये स्टडी ट्रिपलेट के काफी बाद में प्रकाशित हुई और इस वजह से उनका नाम ट्रिपलेट के बाद लिया जाता है। तो रिकलमैन की जो थ्योरी थी वो सोशल लॉफिंग थ्योरी नाम से जानी जाती है, और उनकी जो सिद्धांत है बेसिकली वो ट्रिपलेट के सिद्धांत का बिल्कुल अपोजिट है। उन्होंने अपने अध्ययन में ये पाया कि जब व्यक्ति ग्रुप में काम कर रहा होता है तो दूसरे लोगों की उपस्थिति से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम होती है। यानी एक तरीके से कह लीजिए वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना नहीं मानता, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट माइलस्टोन आता है वो है 1935 में शेरिफ और एश का एक्सपेरिमेंट, जो कि कंफर्मिटी का काफी महत्वपूर्ण प्रयोग माना जाता है। और उन्होंने अपने प्रयोग में ये दिखाने की कोशिश करी कि किस तरीके से सामाजिक मानकों का निर्माण होता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो होता है अपने आप को जिस समाज का अंग होता है उसके अनुसार ढाल लेता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्टडी थी जो हम आज भी पढ़ते हैं। जो नेक्स्ट माइलस्टोन जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जो एक मुख्य प्रयोग बताना चाहूंगी, वो है कुर्ट लेविन का। कुर्ट लेविन एक गेस्टाल्टवादी थे और उनकी जो थ्योरी थी, उनका जो काम प्रकाशित हुआ था वो 1935 में प्रकाशित हुआ था। और अपनी 1940 में दी हुई जो फील्ड थ्योरी, काफी फेमस थ्योरी है ये भी, इसमें उन्होंने जो व्यवहार है उसको रिएक्शन बताया, एक फंक्शन बताया ऑफ पर्सन विथ कॉन्टेक्स्ट टू देयर एनवायरनमेंट। यानी एक व्यक्ति क्या व्यवहार शो करेगा, क्या कैसा बिहेवियर शो करेगा, ये बेसिकली उसके वातावरण पे डिपेंड करता है, और व्यक्ति किस प्रकार के एनवायरनमेंट में रह रहा है उस तरीके का उसका बिहेवियर होगा। इसके अतिरिक्त उनकी जो और रिसर्चेस थी ग्रुप डायनामिक्स पर, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग पर और एक्शन रिसर्च पर, उसका समाज मनोविज्ञान के क्षेत्र में उसके डेवलपमेंट पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा कि उनको फादर ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी भी कहा जाता है, माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि सोशल साइकोलॉजी में पुस्तकें कब से प्रकाशित होनी शुरू हुई। सबसे पहला जो नोटेबल बुक सोशल साइकोलॉजी के फील्ड में हमारे सामने आती है वो 1908 में एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, जो कि विलियम मैकडूगल ने लिखी थी, प्रकाशित हुई थी। और उसी समय रॉस की भी एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी जो सोशल साइकोलॉजी में आती है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रकाशन 1924 में ऑलपोर्ट की पुस्तक का माना जाता है, जो कि स्पेशली सोशल साइकोलॉजी की बुक थी, जिसमें उन्होंने जो सोशल साइकोलॉजी के अलग अलग टॉपिक्स को बहुत सिस्टमैटिकली कवर किया, जो कि आज भी पढ़े जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आपको मिलेगी, लेकिन मैं अभी आपको इन्हीं माइलस्टोन के बारे में बताते हुए इसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आते हैं समाज मनोविज्ञान को परिभाषित करने पे। तो जहां तक समाज मनोविज्ञान की परिभाषा की बात है, हम जानते हैं कि समाज मनोविज्ञान जो है
सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किम्बल यंग ने समाज मनोविज्ञान को किस प्रकार परिभाषित किया है। किम्बल यंग ये कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पर्सन्स in their interactions with one another and with reference to the effects of this interplay upon the individual's thought, feelings, emotions and habits. समाज मनोविज्ञान व्यक्तियों की पारस्परिक अंतःक्रियाओं का तथा इन अंतःक्रियाओं का व्यक्ति विशेष के विचारों, भावनाओं, संवेगों एवं आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करता है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में रहता है और जब हम व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं तो उसको पूरी तरीके से समाज से अलग रखकर हम अध्ययन नहीं कर सकते। और समाज मनोविज्ञान की विषय वस्तु भी यही है कि समाज मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति की पारस्परिक अंतःक्रियाओं या इंटरेक्शन से हमारा तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति अपने सामने जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, ग्रुप है या कुछ व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के साथ किस प्रकार से इंटरेक्शन कर रहा है, किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्स दे रहा है, उसका अध्ययन करता है। और ये जो इंटरेक्शंस कर रहा है उनके साथ जो 1 to 1 या 1 to more जो उसके इंटरेक्शंस हो रहे हैं, उन इंटरेक्शंस का खुद व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके थॉट प्रोसेस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी फीलिंग्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके इमोशंस, उसकी हैबिट्स और जो कुछ भी एक व्यक्ति के जो पर्सनालिटी में आता है उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन समाज मनोविज्ञान करता है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम लेते हैं मैकडेविड एंड हरारी की। इनकी सोशल साइकोलॉजी पे बहुत फेमस बुक है। तो मैकडेविड एंड हरारी कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू अदर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड कल्चर। यानी अन्य व्यक्तियों, समूहों तथा संस्कृति के संबंध में व्यक्तियों के अनुभव व व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन समाज मनोविज्ञान होता है। यानी कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों की प्रेजेंस में, दूसरे ग्रुप की प्रेजेंस में या अपने कल्चर से प्रभावित होकर क्या फील कर रहा है, क्या बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर वही आ गया जो हमने साइकोलॉजी की डेफिनेशन के समय देखा था कि ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर दोनों की स्टडी करता है। सिमिलरली सोशल साइकोलॉजी में सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक पर्सन के इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर का अध्ययन, साइंटिफिक स्टडी हम समाज मनोविज्ञान में करते हैं। तो इन दोनों डेफिनेशन से हमारे सामने कॉमन जो बात निकल कर आती है कि सोशल साइकोलॉजी का जो मेन कंसर्न है वो ह्यूमन सोशल बिहेवियर है, यानी कि मानव का सामाजिक व्यवहार। इसके अंदर बहुत सारी बातें शामिल हो सकती हैं। एक व्यक्ति की गतिविधियां जबकि वो दूसरों के साथ है, दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिति के समय एक व्यक्ति की गतिविधियां, दूसरे व्यक्तियों के साथ व्यक्ति का इंटरेक्शन, वो व्यक्ति 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कई भी हो सकते हैं, और उस व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध या दूसरे ग्रुप्स के साथ संबंध जिनसे कि वह संबंधित है, इन सभी प्रोसेसेस का अध्ययन जो है सोशल साइकोलॉजी में किया जाएगा। सोशल साइकोलॉजी के साथ एक बात यह भी है कि ये केवल सोशल बिहेवियर का अध्ययन नहीं करता, उसकी प्रकृति का अध्ययन नहीं करता, बल्कि इस चीज का भी अध्ययन करता है कि कोई व्यक्ति जो एक स्पेसिफिक बिहेवियर शो कर रहा है उसका कारण क्या है, उसके पीछे कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरीके से सोशल साइकोलॉजी में 3 की कंपोनेंट्स निकल कर आते हैं। फर्स्ट थिंग इज इट इज अ साइंटिफिक स्टडी, यानी कि सोशल साइकोलॉजी वैज्ञानिक अध्ययन है, मतलब एक विज्ञान है। दूसरी चीज, ये फोकस ऑन पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर, यानी इसका जो फोकस होता है वो व्यक्ति के थॉट्स, विचार, भावनाएं और व्यवहार होता है। यानी जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो पर्सन है, पीपल है, इंडिविजुअल है, ना कि एनी सोशल ग्रुप या सोसाइटी।
थर्ड थिंग इज लिमिटेड टू सोशल सिचुएशन कि जो समाज मनोविज्ञान की जो अध्ययन क्षेत्र है वो सामाजिक परिस्थितियों तक सीमित है। अब जहां पर भी समाज है, जहां पर भी व्यक्ति है, वहां तक सोशल साइकोलॉजी का विस्तार होगा। अब हम इन की कंपोनेंट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहला की कंपोनेंट हमारा है कि सोशल साइकोलॉजी जो है इट्स अ साइंटिफिक स्टडी, यानी कि इसका जो नेचर है, इसकी प्रकृति है, वो वैज्ञानिक है। तो समाज मनोविज्ञान विज्ञान है अथवा नहीं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। किसी भी विषय को विज्ञान कहलाने के लिए दो बातें बहुत जरूरी होती हैं। पहली चीज कि जो उसमें मेथड्स यूज किए जा रहे हैं वो साइंटिफिक होने चाहिए। इसके अलावा अ सेट ऑफ कोर वैल्यूज, कुछ कंडीशंस उसे फुलफिल करना जरूरी है। तो जहां तक बात है साइंटिफिक मेथड की, सोशल साइकोलॉजी में हम साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं। यस, जो भी हम मेथड यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन है, चाहे वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, या जो हमारे सर्वे हम जो यूज कर रहे हैं वो वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। वो जो हमारे कॉज इफेक्ट का अध्ययन करते हैं कि किसी भी जो एक एनालिसिस जो करते हैं वो एक सिस्टमैटिक मैनर में करते हैं, एक चरणबद्ध तरीके से करते हैं। दूसरी जो बात आती है, अ सेट ऑफ कोर वैल्यूज, तो हम देखते हैं ये सेट ऑफ कोर वैल्यूज सोशल साइकोलॉजी में प्रेजेंट है या नहीं है। तो सेट ऑफ कोर वैल्यूज कौन कौन से हैं, देखिए कुछ कंडीशंस हैं। फर्स्ट थिंग इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से हमारा मतलब है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट कर रहे हैं, जो भी इकट्ठा कर रहे हैं, या जिनका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसको केयरफुल, प्रिसाइज एंड एरर फ्री मैनर में जहां तक हो सके। अब क्योंकि हमारी विषय वस्तु ह्यूमन है, हम उस तरीके के प्रयोग नहीं कर सकते, उस तरीके का अध्ययन नहीं कर सकते जैसा कि प्योर साइंसेज में किया जाता है, जैसा आप फिजिक्स केमिस्ट्री में करते हैं। तो जहां तक हो सके, जहां तक पॉसिबल है, वहां तक सावधानी रखते हुए और एरर फ्री मैनर में जो अध्ययन किया जाता है, समाज मनोविज्ञान में जो हम अध्ययन करते हैं वो इसी तरीके के होते हैं। दूसरी चीज है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, यानी कि इंफॉर्मेशन जो भी कलेक्ट करी जा रही है उसको इस तरीके से कलेक्ट किया जाए कि वो बायस फ्री हो। बायस फ्री से हमारा क्या मतलब है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसमें हम पक्षपात को अलग रखें। क्या होता है कि जब हम कोई भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि व्यक्ति उसमें जैसा वो है, जो चीज वो चाहता है उस तरीके के रिजल्ट्स खोजने लगता है। लेकिन कोशिश ये की जाती है, जब हम सोशल साइकोलॉजी में अध्ययन कर सकते हैं, कि जहां तक हो सके इसको ऑब्जेक्टिव रखा जाए। अध्ययन का स्वरूप इस तरीके का हो कि यदि कोई भी व्यक्ति एक्स वाई जेड कोई भी स्टडी कर रहा है तो उस सिचुएशन में उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसी तरीके के हों। यानी जो भी अध्ययन किया जा रहा है उसका एक प्रॉपर तरीका होता है और उसको फ्री फ्रॉम बायस रखने की पूरी पूरी कोशिश करी जाती है। नेक्स्ट कोर वैल्यू है स्केप्टिसिज्म। इससे मतलब है कि उन्हीं फाइंडिंग्स को एक्सेप्ट किया जाए जो कि एक्यूरेट हैं। ऐसा नहीं कि जो कुछ भी हमें मिल गया, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली उसको हम एज अ रिकॉर्ड कलेक्ट कर लें। लेकिन जब साइंटिफिक मेथड की हम बात करते हैं तो जो इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट हैं और ऐसी इंफॉर्मेशन जिनको कि फर्दर वेरीफाई किया जा सके, केवल उन्हीं इंफॉर्मेशंस को ऐड किया जाता है अपने ज्ञान में और उसी के अनुसार फिर आगे स्टडी करी जाती है। नेक्स्ट थिंग इज ओपन माइंडेडनेस। ऐसा नहीं कि कोई भी सिद्धांत बन गया या कोई भी स्टडी मिल गई तो हम अपना व्यू चेंज नहीं कर सकते। यदि हमें कुछ इस तरीके के एविडेंसेस मिल रहे हैं कि ये व्यू पॉइंट जो है वो इनएक्यूरेट है, तो जो कोर वैल्यू है वो ये सजेस्ट करती है यू शुड बी ओपन माइंडेड, यानी आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है अब आप उस डायरेक्शन में जाके खोज कीजिए। हो सकता है आपकी जो फाइंडिंग्स है वो गलत हैं, या
मॉडिफिकेशंस होते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी चेंज हो रहा है, पर्सन भी चेंज हो रहा है। तो बहुत सारी चांसेस हैं कि जो आपकी थ्योरी है या जो भी कोई आपको इंफॉर्मेशन मिली है उसमें चेंजेस की संभावना रहे। तो साइंटिफिक मेथड जो होता है वो जो साइंस होता है वो हमेशा ओपन आर्म्ड ऐसे चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। तो ये सेट ऑफ कोर वैल्यूज है जो एक साइंस में पाई जाती है, एक साइंस सब्जेक्ट में पाई जाती है। एक्यूरेसी, ऑब्जेक्टिविटी, स्केप्टिसिज्म एंड ओपन माइंडेडनेस, यानी कि प्रयोगों के आधार पर या आपकी जो सिस्टमैटिक स्टडीज हैं उसके आधार पर आपके रिजल्ट्स, आपके जो कॉज एंड इफेक्ट एक्शंस हैं, किसी भी जो क्यों का जो प्रश्न, जो आपकी हाइपोथेसिस होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो आप स्टडी करते हैं वो आपकी एक सिस्टमैटिक मैनर में होती है, अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, प्लान्ड होती है, ऑब्जेक्टिव होती है। और जब ऐसे रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं तब हम उसे एक साइंस की संज्ञा देते हैं। तो अब यदि हम सोशल साइकोलॉजी में बात करें तो इसमें दोनों चीजें प्रेजेंट हैं। साइंटिफिक मेथड्स भी हैं, जो हमारे मेथड्स हैं वो साइंटिफिक मेथड है, हाँ अदर मेथड्स भी हैं, लेकिन साइंटिफिक मेथड्स भी हमारे पास है। इसके अलावा जो साइंस कहलाने के लिए जो कोर वैल्यूज हैं उसको भी अडॉप्ट किया गया है सोशल साइकोलॉजी में। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी जो है वो साइंस है। हाँ, साइंस का नेचर प्योर साइंस नहीं है, दिस इज अप्लाइड साइंस, क्योंकि हमारी जो सब्जेक्ट है वो चेंजिंग बिहेवियर वाला व्यक्ति है, इसलिए इसकी जो नेचर है वो प्योर साइंस के जैसा नहीं है। लेकिन सोशल साइकोलॉजी साइंटिफिक स्टडी करता है और नेचर में साइंस है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो ये कि ये फोकस ऑन पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सोशल साइकोलॉजी का जो कंटेंट होता है उसमें हम व्यक्ति के अफेक्टिव, बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव तीनों एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। भावात्मक, व्यवहारात्मक और संवेगात्मक तीनों एस्पेक्ट्स को कवर किया जाता है। और हम चाहे किसी भी चीज का अध्ययन कर रहे हैं, सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर रहे हैं या ग्रुप्स का अध्ययन कर रहे हैं, यूनिट ऑफ एनालिसिस हमेशा एक व्यक्ति होता है, ना कि कोई सामाजिक इकाई। सामाजिक इकाई जो है वो समाज शास्त्र की अध्ययन वस्तु है, समाज मनोविज्ञान की नहीं। तीसरा की कंपोनेंट आता है कि लिमिटेड टू सोशल सिचुएशन है। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि समाज मनोविज्ञान जो है सामाजिक परिस्थिति तक सीमित है, चाहे व्यक्ति अकेला हो। हम चाहे अकेले हों, ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल अकेले हैं, हम तब भी अपने विचारों में कहीं ना कहीं पर किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं। इसलिए हमारी जो सभी परिस्थितियां, एक हमारे सामने कोई व्यक्ति उपस्थित है या नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार, हमारी फीलिंग्स को प्रभावित कर रहा होता है। तो ये जो समाज मनोविज्ञान इन सारी फीलिंग्स और बिहेवियर जो कि सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित होती हैं उनका अध्ययन करता है। और सोशल साइकोलॉजी जो अध्ययन कर रहा है वो फोकस ऑन अदर पीपल। और जब व्यक्ति की फीलिंग, थॉट और बिहेवियर या तो किन्हीं दूसरे व्यक्तियों पे फोकस होती है या स्वयं किसी व्यक्ति से प्रभावित हो रही होती हैं, वो सारी जो फीलिंग, थॉट एंड बिहेवियर है सोशल साइकोलॉजी के लिए रेलेवेंट होता है, यानी उसके अध्ययन क्षेत्र में आता है। अब हम बात करेंगे कोर कंसर्न्स की। क्या कोर कंसर्न्स होते हैं? समाज मनोवैज्ञानिक किस प्रकार का अध्ययन करते हैं सोशल साइकोलॉजी में? तो सोशल साइकोलॉजी में हमने अभी तक देखा कि ह्यूमन बिहेवियर का अध्ययन करते हैं, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ऐसे ही नहीं। समाज मनोविज्ञान में जो मानव व्यवहार का अध्ययन किया जा रहा है वो सामाजिक परिस्थितियों में किया जा रहा है, और ये कंसर्न 4 कैटेगरी में रखकर हम अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है द इम्पैक्ट दैट वन इंडिविजुअल हैज ऑन अनदर, यानी कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। हम
जन्म लेते ही हम दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं और हमारे जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाता है हम दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आते जाते हैं। अब हर एक व्यक्ति के साथ हमारा वन टू वन रिलेशनशिप होता है और एक व्यक्ति का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि जिन व्यक्तियों को हम जानते हैं उन्हीं व्यक्तियों का हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है या किसी और दूसरे व्यक्ति पर प्रभाव पड़ रहा है। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं कि जब व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से तब भी प्रभावित हो रहा होता है जबकि वो उसे नहीं जानता। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जब एक्सीडेंट हुआ है एक व्यक्ति मदद नहीं कर रहा, लेकिन जब वो अपने सामने किसी दूसरे व्यक्ति को उस जो पीड़ित व्यक्ति है उसकी मदद करते देखता है तो वो भी मदद करने को आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरे व्यक्ति का उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा। तो इसमें समाज मनोविज्ञान में देखा जाता है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है। दूसरी चीज आ जाती है द इम्पैक्ट दैट अ ग्रुप हैज ऑन इट्स इंडिविजुअल मेंबर्स। व्यक्ति बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर होता है, कुछ ग्रुप्स उसके प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, कुछ सेकेंडरी, कुछ में वो मन से होता है, कुछ में वो जन्म से होता है। तो हर एक ग्रुप का अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, अलग नॉर्म्स होते हैं और एक व्यक्ति यदि उस ग्रुप का मेंबर बने रहना चाहता है तो वो उस ग्रुप के नॉर्म से संचालित होता है, उनके अनुसार काम करता है। और क्योंकि उसे ये रहता है कि मैं इस ग्रुप का मेंबर नहीं रहूंगा, यदि मैं इस ग्रुप की बात नहीं मानूंगा तो ये ग्रुप मुझे अपने से अलग कर देगा। तो व्यक्ति कई बार अपने निर्णयों को, अपने बिहेवियर्स को ग्रुप के अनुसार ढाल लेता है। जैसे हम कंफर्मिटी का जो जैसे हमारा अध्ययन है वो इस श्रेणी में आएगा। यानी काफी हद तक अलग अलग ग्रुप्स अपने मेंबर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं और कई बार व्यक्ति अपने आप सरेंडर कर देता है। तो कहीं ना कहीं पर ग्रुप का व्यक्ति के व्यवहार पर प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट चीज आ जाती है द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल मेंबर्स हैव ऑन द ग्रुप्स टू विच दे बिलोंग। ऐसा नहीं होता कि ग्रुप ही व्यक्ति के जो व्यवहार है उस पर प्रभाव डाल रहा है, उसकी फीलिंग्स इमोशंस पर प्रभाव डाल रहा है। व्यक्ति भी ग्रुप पर प्रभाव डालता है। एक व्यक्ति जिस ग्रुप का सदस्य है और ये कहीं ना कहीं पर वो उसके अदर मेंबर्स और उसका जो स्ट्रक्चर है उसको प्रभावित कर रहा होता है। जैसे एक लीडर, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि एक नेता पूरे ग्रुप को संचालित कर रहा है। यहाँ पर यही है कि एक इंडिविजुअल मेंबर किस तरीके से ग्रुप को संचालित कर रहा है। या एक और एग्जांपल लीजिए, आपका कोई भी ग्रुप है उसमें एक बहुत बदमाश किस्म का व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं वो पूरे ग्रुप के स्ट्रक्चर को डिटीरियोरेट कर रहा होता है, उसकी कोहेसिवनेस, जो उसकी जो जुड़ाव होता है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहा होता है। तो हर एक ग्रुप में जो इंडिविजुअल मेंबर है उसका अपना एक रोल होता है, एक अपनी आइडेंटिटी होती है और कुछ मेंबर्स ज्यादा प्रभावित करते हैं और कुछ कम प्रभावित करते हैं, ये बात अलग है। लेकिन मेंबर्स भी ग्रुप को प्रभावित करते हैं जिस ग्रुप के वो सदस्य होते हैं। और इसके अलावा सामाजिक मनोविज्ञान ये भी देखता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप पर कैसे प्रभाव डाल रहा है। अब जब हम ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप कैसे दूसरे ग्रुप पर प्रभाव डाल रहा है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कंपटीशन या कोऑपरेशन। इनका मतलब हम जब एक ग्रुप से जुड़ जाते हैं, हम उसके साथ अपने को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो हम बेसिकली उस ग्रुप की यूनिट बन जाते हैं। ग्रुप एक यूनिट के तौर पर आगे बढ़ता है और एक ग्रुप के मेंबर होने के नाते जो दूसरे ग्रुप के मेंबर हैं उनके साथ जो हमारा इंटरेक्शन है, हमारी रिलेशनशिप है, वो एंटायरली डिफरेंट होगी। यदि वो उस ग्रुप का मेंबर व्यक्ति नहीं होगा तब जो रिलेशनशिप है, और जब एक व्यक्ति उस ग्रुप का मेंबर है तब जो रिलेशनशिप है उसमें काफी हद तक अंतर हो सकता है। तो ये सारे रिलेशनशिप्स, ये सारी इंटरेक्शंस और इन सारी जो सिस्टम्स जो हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यक्ति ग्रुप का मेंबर हो सकता है या व्यक्ति की वन टू वन इंटरेक्शन, इन सब का अध्ययन जो है समाज मनोविज्ञान में
किया जाता है और समाज मनोवैज्ञानिक इन सभी क्षेत्रों में देखते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्ति के थॉट्स, व्यक्ति की फीलिंग्स प्रभावित हो रही हैं और बेसिक हम आगे जितना भी अध्ययन करेंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं थीम्स से रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि जो सोशल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर में, विषय वस्तु में क्या क्या आता है। थैंक्स फॉर नाउ। बाय।